हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट जनवरी 2025 नेक्स्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस जो है अगले एग्जाम्स के ध्यान में रख करके बनाया गया है। देखिए, एग्जाम का पैटर्न नहीं बदलेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न जिस पैटर्न में अभी एग्जाम्स हुए थे उसी पैटर्न में एग्जाम्स होंगे। कोई पैटर्न नहीं बदला है, कोई सिलेबस नहीं बदला है। तो अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि सिलेबस बदल सकता है तो बदलेगा बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जैसा एग्जाम्स हुआ है वैसा ही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, क्वेश्चंस का मॉडरेशन जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, थोड़े हार्ड हो सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। ये मैंने पहले लास्ट टाइम भी कहा था कि इस बार का जो पेपर होगा वो जो है, मैंने हर वीडियो में आपसे लोगों से यही कहा था कि इस बार का वीडियो जो है पेपर जो होगा वो आसान ही होगा। तो वैसा ही पेपर आता है, हो सकता है कि कभी कभी जो है थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। तो ये देखिए, अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी को ध्यान में रख करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 20% का मैक्सिमम रेशियो रहता है पास होने का, केवल मतलब 80% बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस में फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन फैक्ट्स को ज़रूर से ज़रूर किसी कॉपी पे नोट कर लिया करिए, अपने नोट्स स्वयं के ज़रूर बनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में आपसे बातें होती रहेंगी इस तरीके की, जो भी मुझे बातें बतानी होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो टारगेट है वीडियो का लाइक का वो है 10 लाइक्स का। आज का वीडियो का टारगेट है वो 10 लाइक्स का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि वो भी आपके दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। इसमें पेपर्स आपको मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी जो है थोड़ा सा जो है ज़्यादा पेपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है, लेकिन बाद में मैं जो है धीरे धीरे जो है पेपर्स अपलोड करने की जो है संख्या बढ़ा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कई बार एग्जाम्स में सीटेट में पूछा गया है और बहुत सिंपल है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे अनावश्यक है, क्या बुक जो है, क्या पाठ्य पुस्तक जो होती है वो भाषा आपको सिखाने में, आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में, लैंग्वेज लर्निंग में सहायक होती है कि अनावश्यक होती है? तो अनावश्यक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाषा शिक्षण में बुक का बहुत बड़ा रोल होता है। एकमात्र संसाधन है, तो यहाँ एकमात्र जो ये कीवर्ड है, मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड से आप आंसर को लॉक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव के रूप में पूछ रहा है और यहाँ पे एकमात्र संसाधन एक नेगेटिव फॉर्म में आता है, तो इसको भी हम काट देते हैं। अब कंफ्यूजन यहां पे रहता है कि साध्य है कि साधन है। तो पाठ्य पुस्तक जो है एक साधन है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, और साधन है और एकमात्र संसाधन नहीं है। इसके अलावा और कौन से साधन हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम भाषा शिक्षण सीख सकते हैं? तो बाल साहित्य है, आज का जो मीडिया आपको दिखता है वो भी जो है इसी के अंडर आता है। भाषा शिक्षण में मीडिया भी बहुत बड़ा जो है रोल अदा करता है। सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए, है ना, या फिर जो है फेसबुक हो गया, ये सभी जो है भाषा शिक्षण में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जिन्होंने डी लॉक किया है, जिनको डी आंसर पता है, वो सभी चीज़ें जो है उनका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्पिता जो है 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। देखिए, बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण दे रही है और फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। मतलब जो अर्पिता नाम की लड़की है वो क्या कर रही है, पहले जो है कुछ भी जो बता रही है उसको उदाहरण पहले पेश कर रही है और फिर उदाहरण से नियम की ओर जा रही है ना। संज्ञा के बारे में बता रही है, उसके फॉर्मूला के बारे में बता रही है, उसकी परिभाषा के बारे में बता रही है। तो उदाहरण से नियम हो गया, परिभाषा हो गई या सूत्र हो गया, किसी के बारे में समझाती है। तो अर्पिता द्वारा ये प्रयुक्ति जो विधि होती है, ये कौन सी विधि होती है? तो देखिए, सब जिसको ये पता होगा कि उदाहरण से नियम की तरफ जाना वो कहलाता है आगमन विधि। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। नियम से उदाहरण की तरफ अगर जाएंगे, पहले कोई टीचर हो या व्यक्ति हो या बच्चा हो या माता पिता हो, कोई भी किसी चीज को पढ़ाते वक्त पहले उदाहरण पेश कर रहे हैं और फिर उसके नियमों की जानकारी दे रहे हैं, उसके सूत्र की जानकारी दे रहे हैं, तो वो जो है विधि जो कहलाती है वो आगमन विधि कहलाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आगमन विधि की ये टर्म जो है आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम। उदाहरण से नियम की तरफ जाना आगमन विधि कहलाता है और निगमन विधि जो होता है वो नियम से उदाहरण की तरफ जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है इसका प्रोसेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा जो है कथन उचित नहीं है? यहां पूछ रहा है उचित नहीं है, तो भाषा अर्जन के संबंध में, यहां देखिए अर्जन है ना कि अधिगम है, दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। अर्जन का मतलब होता है जो हम बोल करके, सुन करके,
भाषा ग्रहण करते हैं। ठीक है, भाषा ये सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्जन का रोल। और ये बच्चे का जो शुरुआती दौर होता है, जो है 0 से 2 वर्ष का जो है टाइम पीरियड होता है, तो ये भाषा अर्जन होता है। माता पिता के माध्यम से जो है ये सीखता है, आसपास उसके लोग कैसे उससे बात करते हैं इससे सीखता है। लेकिन अधिगम जो होता है वो भाषा के नियमों के बारे में बताता है। क्या जो है अधिगम मतलब आपको मान लीजिए हो सकता है इंग्लिश आपकी हिंदी भाषा है, आपने अर्जित किया है बचपन में हिंदी भाषा, लेकिन अधिगम आपको सीखना है अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा का मतलब है कि आपको उसके बारे में नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 2 साल के बाद जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी के संबंध में कौन सा उचित नहीं है, देखिए तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं अर्जन में, तो यहाँ पे जो आंसर हो गया पहले ही मिल जाता है, ये उचित नहीं है। यहाँ पे भाषा के नियम नहीं सीखे जाते, यहाँ पे भाषा के जो है नियम बचपन से सुना करके बोल करके जो माता पिता बोलते हैं, जिस तरीके की प्राइमरी लैंग्वेज होती है माता पिता की, बोल करके सुन करके बातें करके, है ना, इस तरीके से बच्चे जो है सीखते हैं। नियमों की जानकारी जो है वो अधिगम में होता है, याद रखिएगा ये जो चीज़ होती है ये अधिगम में होती है, ना कि अर्जन में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य जो है उद्देश्य है, तो यहाँ पे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो दूसरी भाषा है। इसका मतलब है कि प्राइमरी भाषा जो उसकी है, प्राथमिक भाषा है, वो कोई और भाषा हो सकती है, मतलब वो हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मराठी हो सकती है, या फिर तमिल हो सकती है, या गुजराती हो सकती है, बंगाली, कोई भी भाषा हो सकती है। तो यहाँ पे जो द्वितीय भाषा वो हिंदी के रूप में सीखने का उसका उद्देश्य क्या है, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, ये इसका मूल उद्देश्य है, या फिर हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, या फिर हिंदी के व्याकरणों पर अधिकार प्राप्त करना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। तो देखिए द्वितीयक भाषा आदमी क्यों सीखता है, आंसर यहाँ पे जो आंसर होगा वो है डी। आपको सभी को आइडिया हो गया होगा। अब समझने की बात है कि द्वितीयक भाषा, हम अभी जैसे मान लीजिए मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, और मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ। अब अगर मुझे मान लीजिए कोई भाषा दूसरी सीखनी, गुजराती, तो मैं क्यों सीखूंगा? गुजराती इसलिए सीखूंगा, या तो मेरा वर्क कुछ काम के प्रक्रिया के तौर पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ ऑफिस में होगा, या जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ पे बोली जाती होगी, तो मेरे दैनिक जीवन में जो है उसका यूज़ हो रहा होगा, इसलिए मैं सीखूंगा। या फिर मेरा ऑफिस कल्चर में इस तरीके की भाषा का यूज़ होता है बहुत सारा, तो आमतौर पर यह क्या होता है कि वहाँ के लोगों को समझने के लिए, बोलने की क्षमता हासिल करने के लिए हम इस तरीके की भाषा का यूज़ करते हैं। तो द्वितीयक भाषा हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ आसपास में हम रहते हैं वहाँ पे, अगर आपने गुजरात में रहेंगे तो गुजराती सीखेंगे, बंगाल में रहेंगे तो बंगाली सीखेंगे, बाहर किसी अन्य देश में रहेंगे, जर्मनी में रहेंगे तो जर्मन भाषा सीखेंगे, स्पेन में रहेंगे तो स्पेनिश सीखेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। द्वितीयक भाषा का सीखने का कार्य होता है, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे उचित नहीं है, तो भाषा की प्रकृति के संबंध में बता रहा है, यहाँ उचित नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर, भाषा कठोरता से व्याकरणिक जो है नियमों का अनुसरण करती है, या फिर भाषा एक दूसरे के जो है संदिग्ध में फलती फूलती हैं। तो देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि भाषा की जो प्रकृति होती है वो जितनी भी भाषाएं होती हैं एक दूसरे के साथ जो है फलती फूलती है। कैसे, मान लीजिए हिंदी हो गई, हिंदी के कुछ जो है वर्ड इंग्लिश में कॉपीड होते हैं, या इंग्लिश के कुछ वर्ड जो है हिंदी में होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रदर जो है कहाँ से लिया गया है, वो संस्कृत का वर्ड है, ब्रदर जो है भ्राता से लिया गया है, तो वहाँ से बना है। तो ये इसी तरीके से भाषाएं एक दूसरे के संदिग्ध में आकर के फलती फूलती, तो ये बिल्कुल सही है, पर यहाँ पूछ रहा उचित नहीं है। भाषा एक नियमबद्ध जो है व्यवस्था है, तो यह बिल्कुल सही बात है। भाषा जो हम आपसे बोल रहे हैं ये एक नियम तरीके से चल रहे हैं, एक सही सेंटेंस में चल रहे हैं। अगर हम इसको तोड़ दें तो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे कई बार होता है कि नियमबद्ध नहीं होता है, या हमें नहीं उसकी जानकारी है कि ये नियमबद्ध है कि नहीं है, तो हम उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं, उसको रीड नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा आज तक हम नहीं पढ़ पाए, अब हमें उसके नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए हम नहीं जान पा रहे। तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, जितना आप लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में लिखेंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा और अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज को डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो कठोरता से जो है व्याकरणिक नियमों का जो है पालन नहीं करती। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, भाषा में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो देखिए यहाँ पे जो सतत और व्यापक मूल्यांकन शब्द है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या होता है, देखिए मूल्यांकन क्यों करते हैं हम, किसी चीज़ का मूल्यांकन क्यों करेंगे,
हम जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कमियां, इसीलिए मूल्यांकन करते हैं। तो केवल जो है यहाँ पे शब्द लिख गया है, इसलिए ये गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे केवल बच्चों की कमियां जानना होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। केवल ये जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। बच्चों को अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण की श्रेणी में बांटना कभी भी शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य होता है वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में ये जानना और समझना कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसकी कमियां क्या है, उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जो है मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो भाषा शिक्षण के संबंध में अगर बात किया जाए तो सबसे कम महत्वपूर्ण है यहाँ पे भाषाई अभ्यास, भाषाई परिवेश और पाठ्य सामग्री। देखिए पाठ्य सामग्री भाषा शिक्षण में इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। भाषिक परिवेश, जहाँ पे आसपास आपका जो परिवेश है, कहाँ रहते हैं, किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है लैंग्वेज आपकी डेवलपमेंट होती है, आपकी वैसी लैंग्वेज हो जाती है। भाषाई अभ्यास, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होगी। तो ये जो परीक्षाएं हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का जो है प्रयास करना, ये उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे और या फिर जो है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी सुनाई बातों का ज्यों का त्यों दोहरा देना। तो देखिए ये ज्यों का त्यों दोहराना ही जो है ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी होगा गलत, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का जो है सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? तो देखिए जब हम जो है साहित्य का हम चयन कर रहे हैं बच्चों के लिए कि हम कौन सी बुक्स बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, हम इसका चयन कर रहे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखेंगे? उसमें जो है कितनी जो है टॉपिक बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी मान लीजिए कोई कविता लिखी हुई है उस साहित्य में, और उस साहित्य का कविता को अगर हमें देखना है और हमें ये बताना है कि साहित्य की जो कविता है वो कितनी, तो हम ये ध्यान देंगे कि क्या कविता बहुत लंबी लंबी होनी चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों के समझ के परे हो जाएगी। बच्चों का स्तर और रुचि, हम इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए सरल भाषा का तो ध्यान रखेंगे, रचना की प्रसिद्धि की कितनी फेमस है ये वो रचना, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दो आंसर जो है लॉक हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे की बात हो रही है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह रखेंगे कि बच्चे का स्तर क्या है और उसकी इंटरेस्ट किस बात पे है, उसी का। जब हम साहित्य का चयन कर रहे हैं तो बच्चे का स्तर देखने के लिए और उसकी रुचि, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही हम साहित्य का चयन करेंगे, ना कि हम सरल भाषा का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगर यहाँ पे बी ऑप्शन हटा दिया जाए और इसके बाद जगह कोई और बेकार सा ऑप्शन हो तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानियाँ जो है बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती है? तो देखिए कहानियाँ हमें अक्सर जो है सुनाई जाती थी बचपन में, क्यों सुनाई जाती हैं? हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे वो इम्प्रूवमेंट, कैसे वो हेल्प किया है उसने। तो ये भाषिक जो है नियमें ही सिखाती हैं, इसलिए ये सहायक होती हैं, या फिर बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने के लिए मदद करती है, या फिर पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, या फिर ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और जो चिंतन को जो है बढ़ावा देती है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे जो कहानियाँ होती है वो जो है बच्चा जब कहानियाँ सुनता है तो वो इमेजिन करता है उन चीज़ों को। कहानियों में जो भी कहानियाँ बोली जा रही होती, जिस तरीके की कहानियों को जो है रचना कर रहे होते हैं, आप जो बोल रहे होते, तो बच्चे उसको जो है अपने दिमाग में सोचते हैं, वैसे कैरेक्टर्स जो है बनाने का प्रयास करते हैं। आपने घोड़ा बोला तो घोड़ा वो सोचेगा कि कैसा होता है घोड़ा। आपने बताया कि घोड़ा घास खाता है तो वो एकदम से क्रिएटिव माइंड में चला जाएगा, क्रिएटिव तरीके से सोचेगा कि घोड़ा घास खाता हुआ किस तरीके से दिखेगा। तो ये चीज़ें उसकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है, ये उसकी सृजनात्मकता पर निर्भर, उसकी चिंतन शक्ति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो देखिए भाषा अर्जन और अधिगम मैंने आपको पहले ही समझाया था कि भाषा अर्जन होता है जो बच्चा सुनकर बोलकर भाषा ग्रहण करता है, और ये अर्जन जो होता है ये भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा अर्जन और अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा अर्जन ही भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बचपन से ही, 2 से अधिक 3 साल तक आप ले लीजिए, अर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है। बल्कि इनफैक्ट मेरा मानना है कि ये 4 साल तक जो है भाषा अर्जन की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन 4 साल के बाद, लेकिन अधिगम प्रक्रिया तो उसके 3 साल से शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्री स्कूल में मतलब उस पढ़ने लगता है, तो अधिगम की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है 3 साल से ही।
तो भाषा की अधिगम जो होती है, इसमें बच्चा नियमों की जानकारी लेता है, किस तरीके से बात करना होता है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। स्कूल में आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे होते हैं तो उसी तरीके की भाषा यूज़ करते हैं। तो ये भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण अंतर। तो भाषा की कठिनाई का स्तर या पाठ्यपुस्तक या सीखने सिखाने की पद्धति या भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पे जो आंसर है ये दोनों है सीखने सिखाने की पद्धति। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है, बच्चों में जो है पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक जो है सहायक है। तो बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के संबंध में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है सहायक होती है वो है श्रुत लेख का कार्य, या फिर कहानी पढ़कर सवाल बनाना, या प्रदूषण पर निबंध लिखना, या फिर सुलेख का कार्य करना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 12वें का वो है श्रुत लेख। जो भी आपने सुना है, जो भी किसी ने प्रवचन के माध्यम से आपको सुनाया है, कोई भी बातें सुनाई है, और उस सुनने के बाद अपना एक कॉपी पेन लीजिए और लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपका एकाग्रता बढ़ेगी, आप ध्यान से सुनेंगे क्या किसने क्या बोला है। आपकी कल्पनाशीलता पर भी निर्भर करता है कि आप पूरी चीज़ों को याद रखें। आपकी सृजनात्मकता पे भी जोर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सुनकर लिखने वाला कार्य होगा यह आपके चिंतन शक्ति को भी बढ़ाएगा, सृजनात्मकता की बढ़ाएगा, कल्पनाशीलता को भी बढ़ाएगा, है ना, ये सारी चीज़ों को बढ़ाएगा। तो पढ़ने लिखने की कुशलता का जो विकास होता है सर्वाधिक सहायक होता है श्रुतलेख का कार्य, सुन लिख करके लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां तक अगर आपको क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, और वीडियो इसी प्रकार से आएंगे, सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से आएंगे। यही क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं बन के तैयार होंगे। मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराता हूँ, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस कराता हूँ, नए क्वेश्चंस आधारित पेपर्स कराता हूँ, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आखिर तक जरूर देखिए, पेपर्स को सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, 30-35 मिनट का वीडियो होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके सुनने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस को, जिन बच्चों को क्वेश्चंस आता है वो तुरंत जो है 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जिनको नहीं आता उनको समझने की देरी है कि वो बस केवल क्वेश्चन को समझें, पढ़ें, रीड करें, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लें। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो का जो टारगेट है उसे पूरा करने में हमारी मदद कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से मोटिवेट हो। जब वीडियो लाइक नहीं करते आप लोग, मेहनत बहुत करते हैं हम वीडियो बनाने में, देखिए है ना, आपको साफ़ सुथरा इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता हूँ मैं, वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो मुझे लगता है कि वीडियो कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोग पसंद करें, है ना। पेपर के समय ज़्यादा आप लोग देखते हैं और उसके पहले जो है फिर जो है ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अगर आपने देखा है और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपनी मातृभाषा में जो है किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों और शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न जो है किस प्रकार का जो है तो कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करा। तो देखिए यहाँ पे पहले इसने बोल दिया कि अपनी मातृभाषा में बताना है, तो इसका मतलब है कि क्लास में बहुत सारे बहुभाषी वाले बच्चे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुभाषी से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। सीडीपी में भी एक पूछेगा और हिंदी में भी पूछेगा, ईवीएस में भी पूछेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुभाषी क्वेश्चन क्या होता है? बहुभाषी मतलब एक क्लासरूम में बहुत सारे भाषा के बच्चे होते हैं, बहुत भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। जैसे एक बच्चा इंग्लिश बोलता है, एक बच्चा केवल हिंदी बोलता है, एक बच्चा मराठी वाला मिल गया है ना, एडमिशन हुआ, और एक बच्चे का बंगाली भाषा में एडमिशन हुआ। वो मान लीजिए उसके बंगाली भी बोलते थे लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आ गया, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, या मोस्टली स्कूलों में इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ा से। तो ये चीज़ है। तो बहुभाषा को संदर्भ को पोषित करने के लिए, ताकि जो है सबको किसी ऑड न लगे बच्चे को, तो अपनी भाषा में बोलने के लिए बोला गया कि एक जो है अपनी भाषा में आप कविता सुनाइए, किसान पर लिखी गई। ठीक है, तो बच्चे जो है इससे जो है बताते, तो जो है उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है क्लासरूम में। एक दूसरे से जो है लगता है कि यार सब तो अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, मैं यूनिक नहीं हूँ, है ना, सब अलग अलग है, मतलब सब यूनिक है। तो किसी को शर्म नहीं आएगी, किसी को जो है हिचकिचाहट नहीं होगी, पढ़ने में जो है उनका जो है मन लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए निदानात्मक जो है परीक्षण होता है जिसका कहते हैं डायग्नोसिस। अगर हमारे समस्या कोई शरीर में आती है तो हम डायग्नोसिस क्यों कराते हैं? डायग्नोज कराते हैं ना, टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी टेस्ट होता है, केएफटी एलएफटी टेस्ट होता है ना, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं ये क्यों कराते हैं? इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मूल उद्देश्य होता है अपनी जो है भी शरीर में प्रॉब्लम है उसका पता लगाना होता है। तो यहाँ पे अवसर जुटाना होता है, या प्रोन्नत करना होता है कक्षा में, या श्रेणी में विभक्त करना होता है, या फिर जो भी भाषा के संबंध में जो भी कठिनाइयाँ हो रही हैं उसके कारणों की पहचान करना होता है। बिल्कुल
भाई आपका टेस्ट होता है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप टेस्ट लेते हैं, आपका टेस्ट सीबीसी टेस्ट कराते हैं या एलएफटी केएफटी अन्य टेस्ट कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? ताकि जो है कठिनाइयाँ, जो भी समस्या है उसका पता लगाया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंकट जो होते हैं, वेंकट भाई साहब है, एक व्यक्ति का नाम है, वो 1 साल पहले जो है तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश चले आए हैं। ठीक है, तो वेंकट नाम का भी साउथ इंडियन वाला नाम है। अब यूपी आए हैं, तो अब यूपी आने में क्या है कि वो जो है हिंदी भाषा के प्रयोग में बहुत सारी गलतियां करता है। अब हिंदी, उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोली जाएगी और हिंदी बोलते हुए बहुत सारी गलतियां कर रहा है। तो ये एज अ टीचर जो है आप किस कथन को सही मानेंगे उसके रूप में, तो आप उसे 1 घंटा जो है रोज जो है शब्द बोलने का अभ्यास कराएंगे, या फिर जो है आप जो है वेंकट को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक जो है अवसर प्रदान करेंगे या प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, या फिर वेंकट को जो है बार बार जो है उसकी त्रुटियों के बारे में एहसास दिलाएंगे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलतियों का बार बार अभ्यास नहीं दिलाना है हमें। ठीक है, या फिर वेंकट की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ना देना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। देखिए, अगर बच्चे ना ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है, उसकी भाषा, एक तो पहली बात जो प्राथमिक भाषा है वो है तमिल। ठीक है, उसकी प्राथमिक भाषा तमिल है और वो यूपी में ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र करके आया है, जैसे भी आया क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो और उसको जो है जितना ज़्यादा हम बोलने का मौका देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे कि कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस तरीके से जो प्रोत्साहित करेंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लिखने का मौका देंगे, है ना। तो इस तरीके से वो जल्दी सीख जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सही वो है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का क्या मूल उद्देश्य जो है होता है, और ये सबसे इसमें कम उद्देश्य का महत्वपूर्ण बताना है। तो मतलब लोक गीतों को शामिल करने का जो सबसे कम उद्देश्य है वो कौन सा महत्वपूर्ण है। तो लोक गीतों के जो है क्यों होता है, उसको जो है हमें, जब लोकगीत होता है, कोई लोकगीत हो और उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाता है कि किस स्टेट का है। जैसे हमारे यहाँ नौटंकी चलती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, या फिर आप देखिए ब्रज में जो है किस तरीके के लोकगीत गाए जाते हैं, है ना। या फिर जो है शादियों में हमारे यहाँ लोकगीत गाई जाती है ना, किस तरीके से महिलाएं जो है, गाँव की जो है महिलाएं जो है, या फिर उस तरीके की जो है गीत गाई जाती हैं। तो इससे बारे में जानकारी मिलती है कि ये किस राज्य की जो है लोकगीत है। लोकगीतों से रसानुभूति होती है, या फिर लोकगीतों के माध्यम से भारत की जो है संस्कृति और उसकी विशेषताओं से परिचित कराना होता है। उससे हमें पता चलता है कि भारत की जो है विविधता है कितनी है, कहाँ पे कितने लोकगीत पाए जाते हैं, कौन कौन सी लोकगीत है, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होती है, या इसकी भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ की भाषा भी, लोकगीतों की भाषा भी अलग होती है। तो ये जो आंसर सबसे कम अप्रोप्रिएट है, सबसे सही नहीं है, वो है लोकगीतों की रसानुभूति। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य नहीं है। तो भाषा शिक्षण का क्या मूल उद्देश्य नहीं हो सकता है, सही रूप में समझना, तो ये तो बिल्कुल उद्देश्य होता है। व्याकरणिक नियमों को रटना, यहाँ पे रटना शब्द आ गया तो बिल्कुल तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो नहीं, तुरंत काट दो। कोई भी पढ़ाई जो होती है उसका कभी भी मूल उद्देश्य जो है वो रटना नहीं होता है। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग कैसे करते हैं, ये बिल्कुल है। ठीक है, भाषा शिक्षण में दूसरे के अनुभवों से जुड़ जाना या संदर्भों में चीज़ों को समझना, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय जो है पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में ये बताता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पहले ये वर्ड ही जान जाइए तो आंसर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को ये नहीं पता है, तो देखिए पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि देखिए पोर्टफोलियो एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड है, जहाँ पे सब कुछ मिलता है। उस रिपोर्ट में बच्चे की कमियाँ, खामियाँ, बच्चे की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई है, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहीं पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक तरीके से ऐसा जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, इतने सारे जहाँ पे सब कुछ मिलेगा, पॉजिटिव बातें भी मिलेंगी और निगेटिव बातें भी मिलेंगी बच्चे से। तो उसकी प्रगति में माता पिता की भूमिका नहीं, उसकी प्रगति में शिक्षक की भूमिका नहीं, वे क्या जानते हैं या उसकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है, ये बताता है। तो देखिए पोर्टफोलियो के जो है पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ होगा। तो इससे ये पता चलता है पोर्टफोलियो से कि उसकी प्रगति जो है किस प्रकार से हो रही है, क्या खूबियाँ उसमें हैं, और उसने कितना ग्रोथ किया है, पहले उसका कितना ग्रोथ किया था, कितना था, अब आगे उसने कितना ग्रोथ किया है, उसके पहले कितने नंबर थे, अब कितने नंबर हैं,
है ना, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग में की कुशलता जो है किस रूप में दर्शाती है? ये बच्चों के भाषा प्रयोग के आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो देखिए, एज अ टीचर आपकी जैसी भाषा होगी, बच्चे भी वैसी भाषा आपकी भाषा को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप इंग्लिश में बात करिए, बच्चों से कम्युनिकेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलिए। आप इंग्लिश में भी जैसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वैसे बोलिए, तो बच्चे आपको कॉपी करेंगे, आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो वो आपको एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे और उनसे बहुत कुछ आपसे उनको सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं डालती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि भाषा प्रभाव न डाले, है ना। अलंकारिक भाषा का प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, ये भी बिल्कुल भी गलत है। अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति जो है बचपन से ही गुजराती बोल लेती है और समझ भी लेती है। देखिए यहाँ पे श्रुति जो है वो बचपन से गुजराती बोल लेती है और समझ लेती है। वो कभी विद्यालय नहीं जाती, मतलब उसने कभी स्कूल नहीं गई है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए, वो अगर वो बोल ले रही, बचपन से बोल रही है, समझ रही है, ठीक है, तो ये भाषा अर्जन का उदाहरण है या भाषा सीखने का उदाहरण है या फिर जो है सुमन की प्रतिभा का या भाषा के पिछड़ेपन का है, ठीक है। तो बचपन से ही जो है गुजराती बोलना समझ लेती है लेकिन कभी नहीं है, तो ये उदाहरण है भाषा अर्जन का, क्योंकि भाषा उसने सुन करके, बोल करके, बात करके ही जो है बोल लेती है। समझिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ये होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग जो है ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है या फिर जो है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या बच्चों को जो है मुख्य शीर्षक याद है, या बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए, अगर एक क्लासरूम में जो है समाचार न्यूज़पेपर का यूज़ होता है, ठीक है, मैगजीन्स का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे जो है इस भाषा को समझ ले रहे हैं और उस पर अपनी जो है जो भी रिव्यू है, जो भी अपना जो है पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है उस लेख से रिलेटेड, उस पर रख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल डी सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो देखिए, यहाँ पे भाषा का सीखने का कौन सा जो है उद्देश्य नहीं है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना ये मूल उद्देश्य नहीं होता है, या फिर भाषा जो है इसलिए नहीं सीखी जाती क्योंकि इसके व्याकरणिक नियमों को जानकारी। तो यहाँ पे आंसर जो है मैंने आपको पहले भी कहा है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी हासिल करना ये मूल उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाता है। मन की बात कहना और सुनना ये जो है, या फिर अपनी ज़रूरतों के को पूरा करना ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है सारे सही हैं, बाकी ऑप्शन बी गलत है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षक, पढ़ाने वाले, तो 8वीं कक्षा में जो है पढ़ाने वाले जो टीचर हैं अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे ठीक जो है शब्द रूप लिख करके दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। उनका जो है मूल उद्देश्य क्या है? तो शब्दों को जो है सही वर्तनी की जानकारी देना। मान लीजिए कोई बच्चे ने जो है सौ लिखा और लिखना था उसको वाज, तो टीचर ने उसको 100 को गोला करा और वाज लिख करके उस पर टिक मार्क कर दिया कि ये लिखना है। तो ये जानकारी इसलिए दिया गया है क्योंकि उसको वर्तनी की सही जानकारी देनी है, या फिर अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर उसको ध्यान आकर्षित करना है, या आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना है या बनाना है, या फिर बच्चों को उसकी गलती का अनुभव कराना है। तो अनुभव कराना तो पहले ही भी काट दीजिए तुरंत, जानकारी देना ये भी काट दीजिए। यहाँ पे लचीला और सुविधापूर्ण, यहाँ पे जो जानकारी है यहाँ लिखने का मतलब है कि बच्चा उस पर देखेगा और समझेगा कि जो है ये चीज़ मैंने गलत किया है। अवलोकन के द्वारा जो है सही वर्तनी की ओर उसका ध्यान खींचना है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाता है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। भाषा की कक्षा में जो है कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो उचित गति और प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट शुद्ध उच्चारण का अत्यधिक बल देना ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। बच्चों की रुचि के अनुसार जो है परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। या दूसरों की जो है दूसरों की लिखी हुई सामग्री या दूसरों की लिखी हुई कॉपी को पढ़ना या कॉपी करना या लिखना इस तरीके से, तो ये जो है भाषा अधिगम में सहायक नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत हो जाता है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो बोलना क्या होता है? मधुर वाणी में बोलना जो है बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल बोलना कौशल जो होता है वो मधुर वाणी में बोलना बहुत ज़रूरी है। संदर्भ और एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ये भी ज़रूरी है।
स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण भी ज़रूरी है। अलंकारिक भाषा यहाँ पे तो ये गलत है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन को इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था ताकि आप चीज़ समझ जाएं। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है, मेरे ख्याल से 80% बच्चे इसको क्वेश्चंस को गलत करेंगे, ठीक है। तो ये गलत क्यों कर रहे हैं? बोलना कौशल महत्वपूर्ण नहीं है अगर पूछता तो ये अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो आप तुरंत मार्क कर देते। लेकिन अगर बोलना कौशल महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे जो आंसर है कि देखिए, हम जो बोलते हैं वो सबसे होना चाहिए कि एक संदर्भ में होनी चाहिए। जिस कंटेंट में बात कही जा रही है उस कंटेंट में बात हो और पूरी क्लियर बात हो। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है, बहुत महत्वपूर्ण है बोलना कौशल, वो है ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृह कार्य होमवर्क के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी जरूरी है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए जो है साधन है, या फिर बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो जो भी होमवर्क बच्चे को मिलता है वो उसके स्तर को ध्यान में रख करके देना चाहिए। अब क्योंकि एक क्लासरूम में जो है प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, कुछ दिव्यांग भी हैं, किसी को देखने में समस्या होती है। अब आप सब बच्चों को एक ही जैसा होमवर्क दे देंगे, है ना। कुछ सामान्य बच्चे, जिसने मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि एक बच्चे को ABCD अभी याद नहीं हुई और आप उसको व्हाट कम्स आफ्टर A, व्हाट कम्स आफ्टर D, व्हाट कम्स बिटवीन जो है A एंड C, व्हाट कम्स बिफोर, इस तरीके के क्वेश्चन देंगे या फिर चीज़ें और डिफिकल्ट देंगे तो वो कैसा समझेगा। तो इसलिए बच्चों की क्षमताओं का स्तर को ध्यान में रख करके ही होमवर्क जो है दिया जाना चाहिए। ऑप्शन यहां पे जो होगा वो सी सही होगा, ठीक है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों की जानकारी जो है, नियमों का ज्ञान जरूरी है, यहां पे ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर भाषा विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, या फिर बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम में ही सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रम बोल रहा है। या फिर जो है भाषा के चारों कौशल परस्पर जो है अंतः संबंधित है। तो भाषा कौशल में वो चारों कौशल हैं कौन से, पहले ये आंसर होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 4 कौशल यहाँ पे लिखे हुए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर बात करें, कभी कभी इस भाषा में भी लिख सकता है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये अंतः संबंधित है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्रमबद्ध नहीं होना चाहिए चीज़ को, यहाँ पे ये गलत है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, ठीक। 28वां क्वेश्चन है, हिंदी के कक्षा में प्रायः हिंदीतर जो है भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। मतलब हिंदी की क्लासरूम में हिंदी के अलावा जो भी बच्चे होते हैं, जैसे गुजराती वाले बच्चे हो गए, मराठी बच्चे हो गए, या तमिल वाला बच्चा हो गया, या है ना, तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनको हिंदी की क्लास में रूप में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्यों होता है? तो प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए ये दिक्कत करते हैं। या फिर वो मन लगा के नहीं सीखते, या फिर सीखने के प्रति उनकी अरुचि है, रुचि कम है, या हिंदी कठिन है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर है वो है हिंदी, उनकी जो भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है हिंदी, उनकी दोनों की संरचना अलग है, इसलिए वो उसको कठिनाई समझने में दिक्कत होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो बिल्कुल है वो राइट होगा, ऑप्शन ए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो सुंदर लेख का अभ्यास कराना, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख और जो पाठ पढ़ाया गया उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अपने अनुभवों को साझा करना, अपने अनुभवों को लिखना। ये लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि मानी जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पंजाबी भाषी जो है सुरेंद्र हैं, वो भजन को भजन बोलते हैं। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो जो है आप सुरेंद्र को जो है उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। तो डांटना तो पहले भी नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी गलत हो जाता है, ठीक है। पंजाबी और हिंदी भाषा के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त जो है भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या सुरेंद्र को जो है बताएंगे कि सही शब्द जो है भजन है, या भजन शब्द का बार बार उच्चारण कराएंगे। तो यहाँ पे जो सही चीज़ है वो भजन तो जानता ही है और वो भजन बार बार बोल रहा है क्योंकि वो महाप्राण ध्वनियों से परिचित नहीं है। उसको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना होगा कि महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती है। वो व्यंजन होता है जिसे मुख से वायु प्रवाह के रूप में बोला जाता है। मुंह से जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वायु निकलती है ना। जैसे खा, देखिए आप बोलेंगे खा, घा, झा, फा,
तो यहाँ पे मुख से ज़्यादा वायु प्रवाह निकलती है। और इनकी महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? ये है टोटल 15 होती है। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं और दूसरा होता है एक अल्प प्राण ध्वनियाँ। अल्प प्राण ध्वनिया में वायु जो है मुख से नहीं निकलती या फिर बहुत कम मात्रा में निकलती है। जैसे होता है का, गा, जा, ये जो है ये अल्प प्राण ध्वनिया है। तो इसके बारे में हम जानकारी थोड़ा सा दे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो है आपका पेपर समाप्त होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। बिल्कुल